500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाई इलेक्शन। तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है, आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बॉम्ब, और हम सब मिलके फैसले करेंगे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आप वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो रही सही कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। मैंने तो 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ। वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। 2 सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त। इदारे में अगर नाराजगी हो सकती है तो वो आपकी कारकर्दगी से होगी। इदारे इसलिए परेशान होंगे कि हमारा दुश्मन मुल्क अपने दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है, और आपकी नालायकी की वजह से 2 सालों से पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफा नहीं हो सका। अगर पाकिस्तानी फौज और अदारे मेरे साथ ना खड़े होते, मैं अकेला क्या कर सकता था? पाकिस्तान की फौज वो मेरे नीचे है, पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। पाकिस्तान की फ़ौज मेरे ऊपर नहीं मेरे नीचे है। कभी बात होती है हम एक पेज पे हैं, कभी ऑपोजिशन कहती है कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी, हमने बात करनी जो इनको लाए हैं। जहाँ भी जाएं बाद में ताने वाने जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ौज से जुड़ जाते हैं। आखिर ये बातें कब तक रुकेंगी? अभी यही बहसें चल रही थी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई है। कल आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन ने एक स्केड्यूल अनाउंस करने की तैयारी कर ली है। 8 सीट्स थी, 2 नेशनल असम्बली की और 6 प्रोविंशियल डिफरेंट सूबों में। सिंध में शायद 3 और बाकी बटी हुई हैं तमाम प्रोविंसेस के अंदर। और ये मई जून से खाली हुई थी, कहीं डेथ्स हो गई, कुछ जिस तरह हो गया। 1 सीट अगस्त में शायद खाली हुई थी, लेकिन तब से पड़ा हुआ था कोरोना सब कुछ। कोरोना तो अभी भी है, तो फिर अचानक क्यों? पीपल्स पार्टी जिसमें पहले ही बहस चल रही थी कि ये सीट्स अपनी रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंगली एक ताज हैदर साहब जो पहले सेनेटर भी थे, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ख़त लिखा था पहले इलेक्शन कमीशन को, कहा भी आप इसलिए बाई इलेक्शन अनाउंस करें। और कल जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई उसके अंदर और तो किसी पार्टी का बंदा वर्चुअल मीटिंग थी उसमें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ताज हैदर साहब थे और मुर्तज़ा वहाब भी थे जो स्पोक्स पर्सन है। और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया भी कि जी उमरकोट और एक और जो सिंध की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे हम इतना कोरोना का जोर नहीं है तो वहाँ पे हो सकते हैं। कीननेस थी। एक तरफ हम बात सुन रहे हैं कि हम तमाम जो सीट्स हैं रिज़ाइन कर देंगे, दूसरी तरफ बातें हो रही हैं कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो शायद जो प्राइम मिनिस्टर का लेटेस्ट आउटबर्स्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं तो दुआ मांग रहा हूँ इस्तीफ़े दें और हम ये करेंगे, शायद उनके पास भी रिपोर्ट्स हैं और ये इन खबरों से इन बातों को तक़वीत मिल रही है कि PDM के अंदर शायद रेजिग्नेशंस और इस्लामाबाद धरना जो है इन दो के ऊपर कुछ डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। साथ मौलाना फजल रहमान साहब का भी उन्होंने उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर कोई हमें नैब में बुलाया भी तो रद्दी के टोकरी में जाएगा वो नोटिस और उसकी कोई हैसियत नहीं है। उधर नैब वाले इंदिया दे रहे हैं कि वो गिरफ़्तार करेंगे, अगर मौलाना गिरफ़्तार होते हैं उसका क्या होगा। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहम्मद ज़ुबैर एक्स गवर्नर सिंध सीनियर लीडर, और हमें ज्वाइन करेंगे कमर जमान कायरा साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब। ज़ुबैर आपसे शुरू करता हूँ। पहले बात होती थी आप लोगों की कि 2.5 साल बाद आपको इलेक्शन क्यों याद आए, तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरीबडी स्मेल्ड अ रैट, कि ये असल वजह नहीं है। अब गवर्नमेंट ने स्केड्यूल निकाल रही है ICP, और एक हल्के तक का तो आ गया 18 जनवरी का, बाकियों का भी आ जाएगा। जो मई जून से सीट्स खाली पड़ी हुई थी, अब आप लोग फंस नहीं गए? क्या आप लोग इन बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? बिकॉज अगर आपने महीने बाद 20 दिन बाद छोड़ने हैं तो फिर तुक तो नहीं बनता कि आप लोग इलेक्शंस लें। तो क्या इन बाई इलेक्शंस में आप हिस्सा लेंगे?
पहले तो मैं वो कमेंट कर दूं, वो जो आपने अभी क्लिप सुनाया था ना प्राइम मिनिस्टर का कि फ़ौज मेरे ऊपर नहीं नीचे, मतलब किसी मुल्क में किसी वज़ीर आज़म को ये वजाहत करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसी से पता चल जाता है कि सिस्टम हमारा कितना ख़राब है, बावजूद उसके कि आइन बड़ा क्लियर है। इंडिया में या बांग्लादेश में किसी जगह भी नहीं कहने की ज़रूरत होती, और इससे हमारी ही बात को तक़वियत मिलती है जो हम कहते हैं कि इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस रिलेटेड टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आपका सवाल है कि ये जो बाई इलेक्शंस अनाउंस किए, देखें हुकूमत भी अपनी तरफ से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, और जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, बिकॉज जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही छोटा सा एक इदारा है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना तो बहुत ही सिंपल है, जब नैब को कर सकते हैं या दूसरे इदारों को कर सकते हैं। सो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है वो बिल्कुल हुकूमत ही की ईमा पर किया है। हुकूमत ही चाहती होगी कि किसी तरह से सिचुएशन में कोई ऐसा क्रिएट किया जाए कि ऑपोजिशन की पार्टीज चलें, आप उसको पॉलिटिकल मूव कह दें, एक टेक्निकल मूव कह दें, क्या आप लोग हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? अच्छा, तो एक तो मैं ये बता दूं कि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए तो 2-4 मोहम्मद मालिक और फवाद चौधरी वगैरह बैठ के इस पर तज्जिया करेंगे कि जी देखें ये क्या किया, बट 99.99% अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 12 जनवरी को गुजरांवाला से PMLN का कैंडिडेट जीतता है और वो 15 को रिज़ाइन कर देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वी वांट टू कीप ourselves safe from any eventuality। हम वो भी जाना चाहते हैं इलेक्शन में, क्योंकि हमें ये पहला मौका हो गया अवाम के पास जाके वोट के ज़रिए उस चीज़ को। बिफोर आई गो टू फवाद, आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप साथ ही कह रहे हैं जाली असेंबली हैं, आपने अनाउंस कर दिया हमने इसमें रहना नहीं है, साथ ही आप जो सी है बचाव भी साथ कर रहे हैं, आप साथ कह रहे हैं नहीं नहीं हम करके दोबारा रिजाइन कर देंगे, तो फिर कैटेगोरिकल स्टांस क्यों नहीं लेते? मत आए, ये जाली असेंबली को क्यों आप तकवीत दे रहे हैं? एक तो मालिक, ये इस मुल्क में फैसला बहुत मुश्किल होते हैं। 2018 में 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ, 27 जुलाई को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान ने बुलाई, और उसमें उनका मौक़िफ़ था कि जी असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ था कि ये जाली हैं लेकिन हमें जाना चाहिए। देयर विल ऑलवेज बी एन ओपिनियन दिस वे और दैट वे। ये क्योंकि रॉकेट साइंस है नहीं, जमहूरियत है नहीं, पार्लियामेंट की कोई वक़्त है नहीं, इलेक्शन के फ़ैसले कहीं और बैठ के होते हैं, तो ये जो फ़ैसला जब करना होता है तो ये आसान काम नहीं होता। विद इन आवर ओन पार्टी इसमें मैटर ऑफ ओपिनियन होगा, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। और PDM में लेट्स गेट द मिनिस्टर ऑन दिस। फवाद, आप बात सुन रहे हैं, हम पहले अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते थे कि 2.5 साल बाद इनको इलेक्शन की रिगिंग याद आई, इसलिए देयर इज अ रैट इन हेयर। अब आप लोगों को भी साल बाद अचानक जब ये डेडलाइंस आ गई सेनेट इलेक्शंस की, जब ये रेजिग्नेशन का सारा ड्रामा शुरू हुआ, आपको भी अचानक ये बाई इलेक्शन याद आ गए जो नहीं था, और अगर कोरोना एक्सक्यूज था तो कोरोना तो अभी भी है, तो हर कोई यहाँ पे गेम ही कर रहा है। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपको इलेक्शन का प्रोसेस का पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं। इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट का उससे ताल्लुक नहीं होता। डेट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स देती हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव होता है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल क्या देता है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने तो डिले कर दिया था, और आपने जिस तरह से शुरू में बताई एक तफसील के किस तरह से पीपल्स पार्टी जो थी, ना सिर्फ उन्होंने उस कमेटी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट का भी कोई बंदा उस मीटिंग में नहीं गया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से, PDM की तरफ से पीपल्स पार्टी वहां पे गई, और पीपल्स पार्टी ने वहां पर जो नुक्ता उठाया वो ये था कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, और ये बड़ी अहम है कि जो सेनेट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और इस नुक्ते से इत्तफाक करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस का जो है वो ऐलान किया है। और उसके बाद जो सारी बातें आपने ज़ुबैर साहब से पूछी, उसके बारे में जो ज़ुबैर साहब ने जवाब दिया, उसको उर्दू में मुहावरे में कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर आपने बाइकआउट करने हैं, अगर आपने असम्बलियों को मानते ही नहीं हैं, आप सिस्टम को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर उसी असम्बली में जाने के लिए आप बहुत बेताब है। दरअसल जो ये फेलियर हुआ है ना PDM का, लाहौर के भी जलसे का
और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अपने इंटरव्यू में बड़ी एक अच्छा एनालिसिस किया, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो इतने वेग जो पॉलिटिक्स होती है ना उसमें नहीं जाते। एक ब्लैक एंड व्हाइट आपको अपनी स्ट्रैटेजी बतानी होती है लोगों को, फिर लोग इकट्ठे होते हैं। अभी पीडीएम की जो स्ट्रैटेजी है वो है ही सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वाली। आप ड्राइंग रूमों में बैठ के बातें कर लें, जुबैर साहब हैं, मरियम बीबी हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, जिनका सिस्टम में स्टेक नहीं है, वो ये बातें करते हैं। जिन लोगों का सिस्टम में स्टेक है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे हमजा शहबाज हो, वो इसीलिए इनकी पोजीशन से एग्री नहीं करते। और इनकी इस वक्त तमाम तर पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रेत के घरौंदे की तरह गिरती जा रही है। और लॉन्ग मार्च तो खैर बड़े दूर की बात है, ये घरौंदा पहले ही जो है उसकी खाक भी उड़ गई है, समझ भी नहीं आ रहा कि चला गया। कल जो प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू की फाद बात कर रहे थे उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लगता रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमादी शो की। जब उन्होंने कहा अगर आके हफ्ता भी बैठ जाएं तो फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा रेजिग्नेशन पे और डिफरेंसेस बढ़े। आप लोग क्या इस बात पे बैंक कर रहे हो तमाम स्ट्रैटेजी आपकी कि इनके फ़र्क है धरने के ऊपर और इस्तीफ़ों के ऊपर सीरियस डिफरेंसेस हैं, और आप क्या ये प्राइम मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है कि असेसमेंट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लंबी बात इसलिए हो जाती है, जिस तरह के जुबैर साहब फौज की बात कर रहे थे, जब मीडिया और हमारा मीडिया और अपोजिशन दोनों ऑब्सेस्ड हैं फौज के रोल से, जब आप बार बार एक क्वेश्चन करेंगे तो कोई जवाब तो आपने देना है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी वही जवाब दिया। अब यहाँ पर भी अगर आप बार बार यही सवाल पूछेंगे उनसे कि नहीं वो आ जाएंगे तो क्या होगा, वो कर लेंगे तो क्या होगा, तो जाहिर उन्होंने कोई जवाब तो देना है ना। लेकिन इसके ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पिछले बाकी जो हमारी लीडरशिप रही है वो चूंकि मीडिया से इतने एक्सपोज ही नहीं होती थी। प्राइम मिनिस्टर तो बार बार चूंकि मीडिया पे आते हैं तो उसकी वजह से ये अलग बात है कि इतना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन वो उसकी वजह से जो हेडलाइंस हैं वो बन जाती हैं और वो जो बात होती है। अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या इशू है, फ्रेंकली ना गवर्नमेंट को कोई इशू है इस वक्त। ये तो एक इस वक्त जो मामला है वो बड़ा सीधा सीधा है अपोजिशन से। इस वक्त तो अपोजिशन के पास ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई लीडरशिप है, और ना ही इनको ये पता है इन्होंने करना क्या है। अब इतनी बिखरी हुई अपोजिशन की हुकूमत को क्या खतरा हो सकता है? जुबैर, ये जो हमेशा से यही बात चल रही थी कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत नहीं देगी, कुर्बानी उसकी गवर्नमेंट की नहीं देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है अब कि उसी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन से रजू करते हैं और उसी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन भी हैं, मिनिस्टर सॉर्ट ऑफ इंचार्ज में इंफॉर्मेशन के, मुर्सा वहाब, वो वहाँ पे आके एश्योरेंस भी देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि बिल्कुल हम इलेक्शन करवा सकते हैं। तो फिर जो इनकी बयानात हैं गवर्नमेंट के, ये इनको तो बहुत तकवीत मिलती है कि आप लोगों के सीरियस डिफरेंसेस हैं और पीपल्स पार्टी नहीं सीरियस है रिज़ाइन करने के मामले में, और आप भी इनकारी नहीं है इलेक्शन लड़ने से। जी जी, एक तो फवाद चौधरी बहुत ही इंटेलिजेंट मिनिस्टर है, मेरा ख्याल है वाहिद इंटेलिजेंट मिनिस्टर हैं इस काबीना में। इन्होंने कितना स्मार्टली नाम लिए कि इन्होंने कहा कि ज़ुबैर को, मरियम नवाज़ को और एक तीसरा नाम कोई लिया, इनका कोई स्टेक नहीं है। और जो नाम लिए जिनका स्टेक है उसमें शाहिद खान अब्बासी को भी मिस आउट करके, जानबूझ के एहसन इकबाल को भी मिस आउट करके, खुरम दस्तगीर को भी मिस आउट करके, जो फैसला साजी में बिल्कुल 100% ऑन बोर्ड हैं ये रिजिग्नेशंस के या लॉन्ग मार्च के या इस हुकूमत को गिराने के। सो प्लीज़ सिर्फ वो लोग नहीं इस फैसला साजी में इन्वॉल्व जो असम्बलियों से बाहर बैठे हुए हैं, ज़्यादा लोग वो हैं जो असम्बलियों में बैठे, परवेज़ रशीद सेनेट का हिस्सा हैं और भी जो लोग हैं। देखें पीडीएम वो शायद ये कह रहे हैं, वो शायद ये कह रहे हैं जुबैर, एंड इफ आई एम रॉन्ग ही इज ऑन द लाइन, ही कैन करेक्ट मी, उन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों के और इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों के दरमियान में, कि जिसने ख्वार हुआ हुआ जो इलेक्शन के लिए उसका कोई इरादा नहीं रिज़ाइन करने का, और जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ गई या अपॉइंटमेंट से आ गए हैं उनका रवैया और है। शायद ये वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, शाहिद खान अब्बासी वगैरह तो डायरेक्टली इलेक्टेड है ना, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर डायरेक्टली इलेक्टेड। शाहिद खान को आपने हल्का दे दिया था ना, दूसरा तो मियां साहब ने करवाया था, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही हैं। नहीं, अब ये चले एहसन इकबाल को ले लें, ख्वाजा आसिफ को ले लें, खुरम दस्तगीर को ले लें, मतलब जिसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने तफरीक करने की कोशिश की है ना कि स्टेक्स
उनके नहीं हैं जो असेंबलियों से बाहर बैठे हैं। सो फैसला साजी में भरपूर अंदाज में ये टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये है कि देखें 11 जमातें हैं और ये एक नेचुरल बात है, इसमें छुपाने की बात ही नहीं है कि जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। और अगेन स्टेक्स भी डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी के स्टेक्स डिफरेंट है, उनकी यहाँ हुकूमत है सिंध में, उनकी ज़ाहिर है मेजॉरिटी है और उनके लिए असेंबलियों से रिज़ाइन करना उतना आसान नहीं है। आपको याद है कि ये कह रहे हैं ना कि कोई स्ट्रेटजी नहीं। पीटीआई ने जब 2014 में धरना दिया था और इमरान खान के ज़ोर लगाने के बावजूद परवेज़ खट्टक ने नहीं रिज़ाइन किया था, असेंबली से इस्तीफ़े नहीं दिए थे केपी असेंबली से, बिकॉज उनके स्टेक्स थे। तो विद इन द पार्टी होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और विद इन द कोलिशन तो होगा, 11 जमातें हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। ज़रा कारा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी ले लेते हैं, हमको सारी बहस उनसे शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम कारा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कारा साहब ये बताएं, पहले ही बड़े सवाल उठ रहे थे और बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे, कहा जाता था पीपल्स पार्टी नहीं रिज़ाइन करेगी और आखिरी मौके पर ये साइड पे हो जाएंगे और बड़े सवाल थे। अब इलेक्शन कमीशन को ताज हैदर साहब लिखते हैं, कल मीटिंग होती है, उसमें मुर्जा वहाब भी शामिल होते हैं और कोई पार्टी का बंदा नहीं आता, किसी पार्टी का सरकारी कोई नहीं आता, सिर्फ आपके लोग जाते हैं और वहाँ पे एश्योरेंस भी दी जाती है कि सिंध के जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें बिल्कुल इलेक्शन हम करवा सकते हैं, कोई वहाँ जोर नहीं है। एक तरफ आप लोग कुछ हफ्ते बाद रेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं, फुल फ्लेज एन मास रेजिग्नेशंस। एक तरफ आप इलेक्शंस खुद फोर्स करें इलेक्शन कमीशन को लिख के कि आप इलेक्शन करवाएं, तो ये बहुत बड़ा ये डायकोटमी सी बन गई है। ये मुझे बताएं कि आप लोग अगर इलेक्शन रिजाइन कर रहे हैं तो फिर इतना इसरार क्यों है इलेक्शन करवाने पे? मालिक, आप तो पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखते रहे और देख रहे हो, आप जानते हो अच्छी तरह यार कि बहुत सारी आपकी टेक्निक्स हो सकती हैं। आप गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तरीके से परेशान करते हैं, आप अपने कार्ड्स प्ले करते हैं और इलेक्शन करवाने के अमल के तो हम खिलाफ नहीं है ना, हम उसमें रिफॉर्म्स की बातें जरूर कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि सारा इलेक्शन रहा करा दो। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ केपी में आप पूरा इलेक्शन करा बैठे हो और यहाँ आप बाय इलेक्शन कराने की भी बात नहीं कर रहे, तो ये गवर्नमेंट खुद इस मामले से एतराज कर रही है। लिहाजा आप अपने मुख्तलिफ कार्ड प्ले करते हैं। फैसला वो है जो क़यादत ने कर लिया या मजीद फैसला वो होगा जो क़यादत हमारी पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों की अपनी अपनी, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी सीसी से मशावरत के बाद कर लेगी। तो ये तो तयशुदा है, इसमें कोई डायकोटमी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें वो होती हैं जो हम आपको सारी अभी बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक सिंबॉलिक तो कारा साहब, एक इसका सिंबलिज्म तो है ना, ये जाली बदबूदार असेंबलियां हैं। जिस तरह मैं गुजारिश करूँ, जिस तरह मोहम्मद मालिक का आर्ट है ना कि आप सवाल इस तरह करके बंदे से जवाब निकालते हो कि उससे आगे फर्दर सवाल करके उससे मजीद, तो ये आपका आर्ट है। इस तरह ये सियासी जमातों और सियासी लोगों का आर्ट है कि कौन सा कार्ड वो किस वक्त तो किस तरह प्ले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में इसकी हिकमत भी समझ आ जाए। तो आज चौधरी साहब, आपने सुना कारा साहब की बात, वो कह रहे हैं ये हमारा एक पॉलिटिकल हम गेम प्लानिंग कर रहे हैं, वॉर गेम्स कर रहे हैं पॉलिटिकल, और इसमें कोई हमारा वो नहीं है, हिपोक्रेसी कोई नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं टू थ्रो यू ऑफ। नहीं, सही बात है। और टैक्टिक यही है कि किस तरीके से नून लीग से जान छुड़ाई जाए और अपनी जगह बनाई जाए। और टैक्टिक यही है कि हमने सिस्टम में आना है, ये नहीं है कि सिस्टम से बाहर हो जाना है। और वो बिल्कुल सही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए जी, फ्रेंकली जुबैर साहब हों या कायरा साहब हों या मरियम नवाज हों या बिलावल भुट्टो हों, इस्तीफों वगैरह का फैसला इन्होंने तो नहीं करना। ये फैसला तो करना है नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, और इसके अलावा तो किसी और के पास ये ना कोई वो वहाँ पे समझिए कि बाकी सारों सबको तो वो खिलाते हैं ना, किसी दिन एक खेल लिया, किसी दिन दूसरे ने खेल लिया। और जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिकल प्लेयर्स। उनसे आप जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की या जो कुछ किया, लेकिन उनकी इस बात पे तो शुबा नहीं है कि दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिकल प्लेयर्स। और एक एक्सपीरियंस जो रहा है पीपल्स पार्टी का माजी में, स्पेशली 1985 के इंतखाबात ना लड़के, वो ये रहा है कि कभी भी सिस्टम से बाहर नहीं होते। लिहाजा ये बाकी जो भी समझिए कि पॉलिटिकल जो इस वक्त जो भी यहाँ पर हमें अपने सामने लोग नजर आते हैं या जिनको सामने स्टेज के ऊपर चढ़ाया गया है, वो तो शो पीसेस हैं। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो कि इन पुतलियों का
ये पुतली तमाशा खेल रहे हैं, उनको तो स्टेक्स का पता है। लिहाजा ना तो कोई इस्तीफों का प्रॉब्लम है, ना ही कोई बहुत बड़ी कोई समझिए कि लॉन्ग मार्च वगैरह का प्रॉब्लम है, और सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई है। आज उतनी तलखियां नहीं हैं जितनी आज से मेरा ख्याल महीना पहले थी, और आज से 15 दिन के बाद वो आपका एक बयान है, कोई उसको ओन अप नहीं करता। आपने कल बयान डाल दिया कि बैकडोर कुछ राब्ते जारी हैं, 10-12 दिन में बड़े आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। कल शायद हकान थे, उन्होंने भी टोटली उन्होंने कहा बिल्कुल फजूल बात है, कोई नहीं है, कोई इसको ऑन नहीं कर रहा। क्या अब हो रहे हैं, किससे राब्ते हो रहे हैं, कुछ तो बताएं, कौन कर रहा है? नहीं वो तो खैर इंशाल्लाह मिलेंगे रात को, दोस्त पे बात कर लेंगे लेकिन बहरहाल मैं इतना सिर्फ बता सकता हूँ आपको कि मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन पहले थी वो आज नहीं है, और जो आज है वो शायद अगले 1-2 हफ्तों में नहीं होगी। लिहाजा जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि जिनके हाथ में डोरे हैं उनको तो स्टेक्स का भी अंदाजा है और उनको पता है कि कहाँ तक जाना है। एक चीज़ बताएं, प्राइम मिनिस्टर के 2-3 इंटरव्यूज आए जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से ऑब्वियसली ज़बान इस्तेमाल की, और मरियम को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया, और उनका जो थ्रेड ऑफ आर्गूमेंट था वो ये था कि इनएक्सपीरियंस्ड सिर्फ इसलिए कि ये बिलावल उनके बेटे हैं, ये मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इसलिए सारी सियासत है और ये वो। लेकिन जो एक्सट्रीम बयानिया है PMLN का, ये तो मरियम और उनके हवाले करने में आप लोगों का हाथ ज़्यादा नहीं है। शहबाज शरीफ को आपने अंदर कर दिया, वो मॉडरेट थे, उनके बयानात भी कुछ और, स्टांस भी मॉडरेट था, ज़्यादा टेम्परेचर्स नीचे थे, और पीपल उनकी पार्टी में अब लोग समझते हैं कि जो बंदा अपने आप को अपने ख़ानदान को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा। तो आपने तो खुद पार्टी जौन सी है एक्सट्रीम बयानिए के हवाले आप लोगों ने नहीं की। आपने जो 43 वॉल्यूम एविडेंस शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अदालत में है, क्या आपकी नज़र से वो गुजरी? जी जी बिल्कुल गुजरी है। तो क्या मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाता है कि इमरान खान कोई रवायती पॉलिटिक्स से नहीं आए, वो एक बड़ी तवील जद्दोजहद करके पहुंचे हैं, और उनका एक मामला है वो ये है कि वो एक एंटी करप्शन लीडर के तौर के ऊपर उभरे हैं। इमरान खान से पहले जो आखिरी अदवार थे उसमें तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ मिथ थी कि चले खाता है तो लगाता भी तो है ना। तो इमरान खान जो है वो ये जो एक नैरेटिव है इससे बहुत पीछे नहीं जा सकते, ना ही वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। जहां इतनी ग्लेरिंग एविडेंस हो, कितना ज्यादा पैसा जो है वो मुल्क से बाहर गया है, ये मुमकिन नहीं होगा इमरान खान के लिए और PTI के लिए कि वो फिर भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को सामने रखे और कहे कि नहीं चलें कोई बात नहीं है, इनको इग्नोर कर देते हैं और हम आगे चलते हैं। ये एक प्रैक्टिकल आप समझिए, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है PTI का, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली स्टैंड लेना है और खड़ा होना है। और मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया वो बिल्कुल यही है कि पार्टीज के अंदर हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है डेमोक्रेटिक, और जो लीडरशिप जो जिस तरीके से हमारे यहाँ बनाई जाती है वो ज़्यादातर फेक लीडरशिप जो है वो पार्टीज में आ जाती है, और हमारे यहाँ पार्टीज खुद डिक्टेटरशिप की पैदावार है, लेकिन बाहर जमहूरियत की जो है वो उसके लिए वो जद्दोजहद करती हैं, तो बुनियादी आइडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज का गलत हो जाता है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं कायरा साहब और अपना ज़ुबैर साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, दोनों के लिए। हमने देखा कायरा साहब भी और ज़ुबैर भी कि जब कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं, तो आप एग्ज़िट प्लान ज़रूर बनाते हैं। और हमने PTI के वक्त देखा कि जब इनका धरना था 126 दिन हो गए हुए थे, तो बिल्कुल एंड में वेवर्ड हो गया हुआ था, कुछ 2-4 दर्जन लोग होते थे और कुछ समझ नहीं आती थी, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्या करें। वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेजडी हो गई आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की, वो एक PTI ने उसकी बेसिस बना के अपना धरना ख़त्म कर दिया, वरना शायद बड़ा इनका और इम्प्रेशन होता है इनके धरने ख़त्म होने का। आप लोग जो एक्सट्रीम एक्सटेम की बात कर रहे हैं, आपके लोगों का एग्जिट प्लान क्या होगा, या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हमने धरना करना है कहाँ पे करना है? बिकॉज धरने की नेचर से ही बड़ा फ़र्क पड़ जाता था। वो मौलवी खादिम रिजवी साहब आए थे, उन्होंने फैज़ाबाद में किया, 2 शहर ब्लॉक कर दिए, कुछ हज़ार लोगों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। मौलाना साहब आए, वो बैठ गए शॉपिंग एरिया की साइड पे जहाँ पे संडे बाज़ार लगता है,
कुछ भी नहीं हुआ। सिमिलरली इमरान खान साहब भी जब एक साइड पे आके बैठे तो वो पूरा शहर ब्लॉक नहीं हुआ। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या आप लोगों ने सोची है कि इन इलेक्शंस की तरह भी आप बात कर रहे हैं कि खैर है इलेक्शन तो लड़े ना, वरना दोबारा रिज़ाइन कर देंगे, इस पर ही बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद तो साथ ही मुमकिन गिरफ्तारी मौलाना फजल रहमान की अगर होती है तो क्या असर होगा PDM तहरीक पे, कमज़ोर होगी या मजबूत होगी? इस ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक टू द शो। जुबैर आपसे शुरू करता हूँ, लेकिन पहले मौलाना फजल रहमान का इतलात आ रही हैं कि वो नैब ने उनको समन भी किया है, वो नहीं जाने पे तैयार और गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। और उनके स्पोक्स पर्सन का बयान आया है, उन्होंने कहा कि नैब धमकियाँ किसी और को दे, नाअहल हुक्मरानों को और उनको लाने वालों के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने कहा नैब का कोई नोटिस वाला में नहीं मिला और अगर आया भी तो रद्दी के सिवा इसकी कोई अहमियत नहीं है। सो लाइकली अरेस्ट इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर फजल रहमान साहब अरेस्ट हो जाते हैं, क्या PDM कमज़ोर होती है, स्ट्रांग होती है, क्या होता है? मेरे से पूछ रहे हैं जी। देखिए, मौलाना फजल रहमान का ये वही आंसर है जिसमें मैं फवाद चौधरी ही बात को आगे लेके चलूँगा। फवाद चौधरी मासूमियत से ऐसे कहते हैं जैसे नैब जो है जो भी केसेस करता है और जो इमरान खान का स्टांस है करप्शन के खिलाफ, उससे वो बैक ऑफ नहीं हो सकते। अगर वो बैक ऑफ नहीं हो सकते ना, तो फिर प्लीज़ लास्ट टाइम कह रहा हूँ फवाद चौधरी को कि जी फॉरेन फंडिंग केस खुलवा दें, उसमें ना छुपें, फिर BRT केस खोलने दें, वो करप्शन से रिलेटेड है, मल्टी बिलियन रुपीज़ या मल्टी बिलियन डॉलर करप्शन केसेस हैं। तो आप अगर दूसरों को लेक्चर ना दिया करें, प्लीज़ स्टॉप लेक्चरिंग अस। आपके यहाँ जितनी करप्शन है, चाहे वो शुगर केसेस हैं, अभी जो ऑयल में आया है, अभी जो LNG में आया है, रिपोर्टें पढ़ लिया करें ना, उसमें क्या आता है। सो प्लीज़ हमें लेक्चर ना करें। मौलाना फजल रहमान का भी वही कंटिन्यूएशन है ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कि आपको मैं याद दिलाने के लिए 10 अगस्त को मरियम नवाज़ को नैब ने नोटिस दिया था, आज के दिसंबर का एंड पहुंच गया। वो क्या हुआ? आई मीन जब आप यूज़ करेंगे नैब को, पिछले साल मरियम वॉज अरेस्टेड इन अगस्त लास्ट ईयर, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, उसकी बेसिक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई है। आपने उठा के 4 महीने अंदर बंद कर दिया और फिर कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो करप्शन को नहीं छोड़। ओ भाई, आपकी क्या कंसिस्टेंसी है? राना सनाउल्लाह के खिलाफ जब कुछ नहीं मिला था तो ड्रग्स के केस में अंदर बंद कर दिया था, और वो आपके जो वजीर थे जो कलमे पढ़ते थे पार्लियामेंट में बैठ के, बड़े बड़े दावे करते थे कब्र में जाने के, वो कहाँ हैं? जिन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है ना, फवाद चौधरी जिनके साथ, फिर आप कहते हैं हम घसीट के लाते हैं इदारों को। तो प्लीज़ हमें ये लेक्चर ना दें। मौलाना फजल रहमान का ये उससे भी बड़ा ब्लंडर होगा अगर नैब ने कुछ इनिशिएट किया विदाउट एनी बेसिक वर्क। मुझे नहीं पता उसमें क्या बेसिक्स हैं, बट जाहिर सी बात है हम नहीं तो क्या होगा? क्या आप लोग सड़कों पे आएंगे? क्या उसका रिएक्शन क्या होगा? इतना बुरा होगा। आप ये मेरे से अभी लिख लें, अगर इन्होंने मौलाना फजल रहमान को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हुए, फेयर करते हुए कि जी मौलाना फजल रहमान इज़ अ मेन प्लेयर इन दिस एंटायर गेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसलिए इन्होंने अगर इनिशिएट किया तो ये बहुत बुरा होगा। आप देख लीजिएगा, अभी तक वो आपने महसूस ही नहीं किया कि जो हो सकेगा। अभी तक हमारी बिल्कुल पीसफुल कैंपेन थी। एक स्टेप आप ये नहीं कह सकते कि हमने उठाया था, लेकिन इसके बाद ठीक है जुबैर, आई गॉट योर आंसर। तो कारा साहब, क्या ये मैं समझूं कि मौलाना साहब चाहेंगे कि वो अरेस्ट हो जाएं, वो डिफाई करेंगे, ताकि जिन मामलों में पीपल्स पार्टी और PMLN थोड़ा सा पाँव घसीट रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रैगिंग द फीट, इनको फोर्स कर दिया जाए कि इनको सख्त रवैये अपनाने पड़े और वो ज़्यादा मौलाना के पास स्टांस के करीब आ जाएं। क्या मौलाना साहब अपना अरेस्ट खुद ही तो इंजीनियर नहीं करवा रहे? मालिक, मैं आपके सवाल 2 सवाल हैं, मैं ज़रा थोड़ा बड़ा क्विक दोनों को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। पहला तो चल रहा था जो गुफ्तगू हो रही थी, फवाद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब बिल्कुल हमारी जमात के सरबराह हैं, चेयरमैन हमारे बिलावल साहब हैं और CC बैठ के फैसले करती है। फवाद साहब भी उस फैसला साजी में कुछ अर्से के लिए उसका हिस्सा रहे, लेकिन गुजारिश ये है कि हम कोई बड़े दावे तो नहीं करते, लेकिन आपने सिर्फ इतना बता दें कि वजीर आजम से लेके
वज़रा और तर्जमानों की जो फौज है वो सारा दिन ये कहती रहती है मालिक साहब के जी अपोजिशन के जलसे फेल हो गए, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इनके पास कुछ नहीं है। तो सारा दिन सिवाय इसके कि अपोजिशन को मलून कैसे करना है, गाली कैसे देनी है, बुरा कैसे कहना है, सूबाई और मरकजी हुकूमत और तर्जमान और वज़रा और वज़ीर आज़म इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? और तीसरी गुजारिश यह है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये 7 दिन का धरना दें। अभी आपने कहा ना चंद दर्जन लोग रह गए थे, मैं कितने हजार कितने लाख लोगों की बात करें वज़ीर आज़म, वो बताएं कि कितने लोग हम बिठाएं, और 7 दिन नहीं 10 दिन बिठा देते हैं, 15 दिन बैठ जाते हैं। लोगों ने अपने ऊपर होने वाले मजालम और अपनी जिंदगी में भरी जाने वाली आग से जान छुड़ाने के लिए बैठना है और बैठेंगे। लेकिन ये हमें श्योरिटी ले दे मोहम्मद मालिक कि फिर वज़ीर आज़म इससे यू टर्न नहीं लेंगे इस वादे से। और फिर उन्होंने पहले भी कहा था कितने लोग अगर मेरे खिलाफ वो तो सर इनसे पूछते हैं, लेकिन कायरा साहब ये मुझे बताएं क्या अगर अरेस्ट होते हैं तो क्या होगा? साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये अरेस्ट नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। इससे पहले भी उनकी जमात ने इस पे बड़ा सख्त रिएक्शन दिया था, अदालतें भी वाज़े तौर पे कह चुकी हैं। और अगर किसी भी शख्स पे कोई बंदा भी सवाल से मुबर्रा नहीं है, बाला नहीं है, अगर उन पे कुछ सवालात हैं, उनसे कोई सवाल आपने पूछने हैं, तो ये तरीकाकार जो आपने बाकी लोगों की इज्जतें उछालने का शुरू किया हुआ है, बंद करें इसको। अदालत भी यही कह रही है बार बार, आप उनसे सवालनामा भेजें, उनसे जवाब लें, आप उनसे दोबारा सवालनामा भेज कर जवाब लें, आप उनसे जो बात पूछना चाहते हैं उसके बाद आप अपना केस बना के अदालत में दें एंड लेट द कोर्ट डिसाइड। ये नहीं हो सकता ये बताइए की तरह कि अगर साल लोग जेलों में बैठे रहे और आपके केस ना चल रहे हो, फवाद ये बताइए जाके पता चले कि कुछ नहीं निकला। ठीक है फवाद, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, जिसको कहते हैं ना समथिंग हैज टू गिव, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन आप लोग भी बाकायदा ये स्टोकिंग द फायर। अब अगर मौलाना साहब अंदर हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं, जिस तरह वो लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इंडिकेट कर दिया है और अब ऑपोजिशन की बात भी सुन रहे हैं, तो क्या वुड यू बी वॉकिंग? और क्या लीडर एक गिरफ्तार करके तहरीकें रुक जाती हैं? नहीं, क्या आप तो ऑपोजिशन के ट्रैप में नहीं आ रहे कि मौलाना साहब जो थोड़ी बहुत ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है ऑपोजिशन के दरमियान में, मौलाना की गिरफ्तारी एक्चुअली शायद उनको वो गोंद दे दे जो उनको जोड़ दे ज़्यादा आपस में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़ुबैर साहब ने और कायरा साहब ने जिस तरह से डराया है फजलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी की कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा, इसका मतलब ये है कि देखिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ एक मुल्क के सदर रह चुके हैं, दूसरे 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर तो रियासत को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके ऊपर उनकी पार्टीज जो हैं वो कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं दे सकी। लेकिन ज़ुबैर साहब और कायरा साहब दोनों का, और ये बात मैं समझता हूँ कि उनकी दुरुस्त है, कि हमारे यहाँ इसका मतलब ये है कि रियासत की जो है ताकत वो फजलुर रहमान साहब और उन जैसे कलीग जो है उनकी तो उनके लिए मुख्तलिफ है और दूसरी लीडरशिप के लिए मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये है कि आप शहबाज शरीफ साहब तो जेल जा सकते हैं, फजलुर रहमान जेल नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास धमकी देने का एक ताकत है और उनके पास असला बरदार लोग हैं, उनके पास ऐसे लोग हैं जो कि आपको फिजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ जिस प्राइवेट आर्मीज़ की और प्राइवेट आप समझिए कि जो एक शिद्दत पसंद तबकात की जो बात होती है, उसकी जो एक डिपिक्शन है जो भी ज़ुबैर साहब ने और कायरा साहब की गुफ्तगू से होती है, इसका मतलब ये है कि ये यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसा खतरा है जिससे रियासत को लाजमन निपटना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा प्लेनली पुट कर लेता हूं नाज़रीन के लिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं फवाद, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक मजहबी जमात भी है, मजहबी सियासी जमात हैं, उनके पास मदारस हैं, मस्जिदें हैं, इसलिए ये लोग ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हमें शायद रगड़ दें, आप लोग मौलाना फजलुर रहमान को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अनरेस्ट कर सकते हैं। इज दैट व्हाट यू सेइंग? एग्जैक्टली, और उनके पास मसल पावर है। तो कोई भी रियासत जो है वो इस सिचुएशन को तो टॉलरेट नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए।
यानी आप जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के ऊपर केसेस बने, वो नैब में पेश भी हों, वो उसका जवाब फिर इस रियासत ने, फिर आपकी रियासत ने खादिम रिजवी साहब से क्यों निगोशिएट किया था जब अभी दोबारा आए थे और आके उन्होंने ये फ्रेंच इशू के ऊपर बैठ गए थे, तो सारे अस्करी भी और नॉन अस्करी भी सब ने जाके उनसे बातचीत की, उन्हीं की टर्म से बात की, तो फिर उस वक्त तो रियासत हमें नजर नहीं आई। फिर ना सिर्फ लेट गए बल्कि हर बात को माना, और उसके बाद काबीना में डिस्कशन हो रही है कि हमने ये कोरोना से लड़ना नहीं डरना है। 1 घंटा बहस ये होती है कि ये जो है ये इस्लामी स्लोगन है या ये गैर इस्लामी स्लोगन है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो आपकी बात से कोई शुबा ही नहीं। हरगिज रियासत को नहीं लेटना चाहिए था, नया लेटना चाहिए, और मेरा मौक़िफ़ तो खैर हमेशा आपके सामने रहा, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, चाहे वो शुरू से मामला हो या अब तक का मामला हो या किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, हमेशा मेरा मौक़िफ़ यही रहा है जो आपने कहा। और यहाँ पर भी मैं ये समझता हूँ कि ये मानना कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और नवाज शरीफ और आसफ जरदारी जैसे लीडरशिप तो जेल जा सकती है, लेकिन फजलुर रहमान नहीं जा सकते, ये तो फिर रियासत की बहुत बड़ी कमजोरी होगी। और आई वुड से कि इसको तो बिल्कुल ही जो है वो कोई, आप कह रहे हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं है, अगर उनका रेस्ट बनता है तो होगा। जी जी कायरा साहब, मेरे ख्याल में फिक्र है, मेरे ख्याल में तो फिक्र है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कायरा साहब और जो साहब कह रहे हैं, उनके पास मसल पावर है, वो एक मजहबी जो है वो शिद्दत पसंद जो ग्रोह है। चले इन्होंने काफी दफा ये पॉइंट कर दिया मालिक, हमें भी टाइम देखिए मालिक साहब, गुजारिश ये है कि मसल पार है, ऑर्गेनाइज्ड है, आर्मीज हैं, प्राइवेट आर्मीज हैं, जो कुछ भी हैं, ये ऐसी रियासत की पैदा करना है। हम तो कुछ नहीं कह रहे इस पे, हम मौलाना फजलुर रहमान वो नहीं है, लेकिन लेकिन छोटी सी मालिक बात खत्म करने देगा। तो अर्ज ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम इसलिए कह रहे हैं, हमें तो रियासत के और स्टेट के बहुत सारे इदारों के हाथों तजलील हमारी तो होती रही, हमारी तो घरों की भी तजलील हुई, हमारी तो जाने भी गई, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर आप पे झूठे इल्जाम लगा के आपकी तजलील की जाती है, और अगर किसी में ये हिम्मत है कि वो उसको रोक सके, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स कर रही है कि ये तो विच हंटिंग का और ये तो तजलील करने का और लोगों की इज्जतें उछालने का और जमाती वफादारियां तब्दील कराने का और इस मुल्क में सियासत से खेलने का इदारा बन गया है। अगर उस इदारे के जरिए आप हर बंदे की इज्जत उछालेंगे तो लाजम नहीं है कि हर बंदा हमारी तरह रियासत से मार खा के और सियासी जद्दोजहद करेगा। अल्टीमेटली और पिछली दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस हुआ था, उसका हाल आपने देख लिया। जी ठीक है जुबैर साहब, मुझे ब्रेक लेना, डू यू वांट टू कमेंट बिफोर और आफ्टर? जी पता नहीं कितना टाइम है। देखें वो बिल्कुल आपने सही सवाल किया था कि रियासत शायद अभी बनी है। 2014 का धरना में ये ताहिरुल कादरी को उनकी कोई इलेक्टोरल सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से तो नहीं लेके गए थे ना ताहिरुल कादरी को, उनको तो शिकस्त होती थी हर इलेक्शन, बाय इलेक्शन, छोटे से छोटे इलेक्शन में शिकस्त होती थी। तो उनको जब ज़रूरत थी हमले करने के लिए, फिजिकल हमले करने के लिए स्टेट पर, तो उस वक्त रियासत मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बनी ही नहीं थी। चले मुझे आप ब्रेक लेता हूं, मुबारक बातें देते थे। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आगे फवाद से यही सवाल करूंगा कि आपकी बारी ये मसल जायज़ था जो इस बारी नाजायज़ हो गया? इस ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक टू द शो फॉर 20 सेकंड्स वेरी क्विकली। पहले इस वक्त का जवाब है, फिर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप करें तो जायज़ हो, की कहते हैं साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, एक ही गल हुई। आप करें तो जायज़ है, वो करें गलत है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये कह नहीं रहा कि हमारा कोई ऐसा जायज़ है या उनका गलत है। मैं तो एक जनरल रियलिटी की बात कर रहा था कि जाहिर है कि हमारे यहाँ, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब का 12 फिट इन नहीं होता। आपको याद है ताहिरुल कादरी साहब के तो 16 लोग इन्होंने दिन दहाड़े शहीद कर दिए थे, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए बेचारे अभी तक। ये जो आप जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो स्टांसेस हैं, टू बी फेयर विद हिम, वो तो वैसे एक बात है जुबैर साहब, मैं बहुत उनका क्रिटिक रहता हूँ, मैं कादरी साहब को बहुत क्रिटिक हूँ, लेकिन उन्होंने कभी वायलेंस नहीं दिखाया, वो हमने देखा नहीं है। कमाल कर रहे हैं। पीटीवी पर अटैक, एक सेकंड, पीटीवी पर अटैक इन्होंने इमरान खान साहब, आई स्टैंड करेक्टेड देयर, पीटीवी वाला हुआ था, आई स्टैंड करेक्टेड देयर चौधरी, वो मैं भूल गया था। पीटीवी पर अटैक हुआ था, शलवारें डाली गई थी, पार्लियामेंट के अंदर दफ्तर में घुसे थे। अच्छा चले आप मुझे एक सीरियस सवाल करना है, सुन तो लेना।
कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, जरा पहले सुने। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। कायरा साहब आपसे शुरू करता हूं। उन्होंने कहा आप शुक्र करें कि वो डेमोक्रेसी लवर हैं, बड़ी बर्दाश्त है, वरना आप लोग जिस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे। क्या कहते हैं? मालिक, हम तो जनरल ज़िया के भी खिलाफ थे, हम तो जनरल याया खान के भी खिलाफ थे, हम तो जनरल परवेज मुशर्रफ के भी खिलाफ थे, ज़िया के खिलाफ थे। हमने हर उस जर्नैल को या हर उस वक्त के जो हुक्मरान बनने की कोशिश करते थे या हुक्मरान रहे जिन्होंने आइन वायलेट किया या इदारों के अंदर बैठ के हमीद गुल हो, असलम बेग हो या कोई और, हाँ हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने उनको उस वक्त क्रिटिसाइज किया जब अपने पूरे तंत्राग पे बैठे तो एक्सटेंशन पे फिर वोट क्यों दिया कह रहा साहब? नहीं, एतराज मैं बताता हूँ, उसका भी जो अर्ज करता हूँ। हमारा एतराज क्या है कि हमसे गलतियां हुई, आपसे हुई, मीडिया से हुई, अदालतों से हुई, सबसे हुई। अब बस करें, कुछ दुनिया ने सबक सीख लिया, कुछ आप भी सीखे, हम भी सीखे, और आप अपने आईनी दायरा कार के अंदर रहें, आप अपने दायरे से बाहर न जाएं। मालिक एक आखिरी बात, क्या मोहम्मद मालिक मुझे तसल्ली से ये बात कह सकता है कि आज सियासत के अंदर, इस निजाम के अंदर वो मुदाखलत नहीं है दारा जाती जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये नेगेटिव है? जुबैर आपका क्विक टेक इस पे, लेकिन मेरा सवाल वही है, ये बाद में हमने देखा तमाम लोग, चाहे आप लोग हैं कोई और है, बाद में कहते हैं यार हमारे से गलती हुई, खत्म करो बात, लेकिन सबको ये प्रिंसिपल बातें ऑपोजिशन में याद आती हैं। अगर इतना था, 2 साल से आपको पता था इलेक्शन चोरी हुआ हुआ है और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, राइट्स की, फिर एक्सटेंशन पे वोट क्यों दिया? फिर अब बुराइयां सारी नज़र क्यों आ रही हैं? एक तो बात बड़ी क्लियर जो कायरा साहब ने भी की है और जो मैं भी करूंगा कि क्वेश्चन ये है कि क्या जब प्राइम मिनिस्टर, एक मुझे ये नहीं समझ आ रही कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या रिएक्शन कि पाकिस्तान में एक कानून है भाई, अगर जो भी उस कानून को पार करता है, चाहे वो मोहम्मद जुबैर है, मोहम्मद मालिक है, PMLN है, JUIF है, तो उसको ये क्या सबर क्या चीज़ होती है भाई? अगर कोई किसी ने कानून की खिलाफ, लेकिन आप लोग सबूत तो नहीं दे रहे, आप लोग खाली इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग सबूत तो नहीं दे रहे। सुन, मैं कह देता हूँ, मैं 2 सबूत आपको देता हूँ सर, हाँ 2 सबूत देता हूँ सर, 2 सबूत देता हूँ। मतीउल्लाह जान के बारे में पिछले इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ उनको उठा के लेके गए थे और मैंने उनको छुड़वा दिया था। भाई क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि किसने उठाया था, दैट इज द रेलेवेंट क्वेश्चन। मोहम्मद मालिक शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विद दैट। दूसरी चीज, जो कराची इंसिडेंट हुआ था उसमें तो अपनी रिपोर्ट है कि कैसे एक सिंध की हुकूमत को बाईपास करके एक फेडरल एजेंसीज ने ऑपरेट किया, जो कि खुद इदारे ने माना कि गलत किया था। तो आप मेरे से बार बार बात करते सबूत, क्या रोज होना चाहिए? फिर जाके आप कन्विंस होंगे कि जी सबूत आ गए। ये इससे बड़ा 10 सेकंड्स मुझे ये बताएं, फिर 10 सेकंड्स मुझे बताएं एक्सटेंशन के लिए फिर क्यों वोट किया था उनकी? आपको तो पता 2018 से इलेक्शन चोरी हुआ है ना, एक्सटेंशन क्यों वोट किया था? यार एक पहली बात ये बहुत लंबी नहीं आप छोटा सा बता दें मुझे। चीज बड़ी सिंपल है, एक हाँ छोटा सा देखें, एक्सटेंशन के लिए वोट किया या नहीं किया, कराची इंसिडेंट करने के लिए तो नहीं किया हो क्या वो क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। आपका सवाल ये है कि जी अगर हमने वोट दिया था तो फिर हम तमाम मुदाखलत भी एक्सेप्ट करें। नहीं ये बात नहीं। फवाद चौधरी, लेट मी हैव योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस। मेरे 2 सवाल हैं, उनकी कुछ बातें ठीक हैं कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं। मुझे सवाल ये चाहिए कि अगर क्या आप एट द सेम टाइम अगर आप कहते हैं 2018 से इलेक्शन चोरी हुआ हुआ है, तो क्या जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है आप उनकी जॉब एक्सटेंशंस के लिए करते हैं, तो क्या जवाब है कोई उसका? देखिए ना, वो तो मरियम नवाज ने जो इंटरव्यू दिया था मेरे ख्याल आसमा शहराजी को, अगर आप इंटरव्यू में देखिए ना क्लिप उठा के, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए हमने शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया था डील बन जाए, उनसे नहीं बनी तो अब हमने जो है वो ये तरीका अपना लिया है।
बुनियादी तौर के ऊपर ये तो नहीं कहा था यार, खुदा का खौफ करे डील बन जाए, कोई भी नहीं कहा था ऐसी बात। इम्प्लाई कर रहे हैं वो फवाद, सियासत में मुदाखलत हाँ, करें, ये ना और हुकूमत को जो है वो घर भेजे, हमें हुकूमत में लेके आए और फिर पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाए। छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश है PMLN की, और इसी तरीके से, और पीपल्स पार्टी की तो उससे भी छोटी है, वो कहते हैं सिर्फ हमारे पैसे हमसे ना पूछे तो बाकी अल्लाह खैर चल्ला जो मर्जी करे। सो बेसिकली जो मैंने एग्जांपल दिए फवाद चौधरी उस पर बता देना। फवाद चौधरी जो मैंने एतराज किया है, इससे फवाद जो 2 इंसिडेंट मैंने बताए हैं उस पर बता देना, उसमें हम क्या गलत कह रहे हैं आप बताते हैं। मतीउल्लाह जाट को किसने उठाया था आप बता देना। उसके ऊपर तो दोनों के ऊपर जो है वो डिटेल्ड इंक्वायरी हो चुकी है, उसके ऊपर जवाब नहीं, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, हम क्या गलत कह रहे हैं फिर? तो फवाद इतना गुस्सा क्या है, फौज पे इतना गुस्सा क्या है इनको? क्विकली यही है ना कि ये इनकी ख्वाहिश है कि एक तो हमारे केस खत्म कराए फौज, उसके बाद टाइम। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ना जी सिंपल सी बात है मेरे ख्याल में, जब मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं एथिक्स की, तो फिर पिक एंड चूज नहीं होता। अगर यही जनरल्स और सारे इन्वॉल्व थे 2018 का इलेक्शन चोरी करने में, तो फिर इनकी एक्सटेंशन पे वोट नहीं होना चाहिए था। और अगर ये अब भी समझते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं सारे लोग, तो फिर इसका एक कोर्स है, फिर उन्हीं लोगों से रिलीफ या बात करने की बात भी नहीं होनी चाहिए। एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। बहरहाल पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हमेशा कॉम्प्लिकेट रहेगी, करते रहेंगे बात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।